तो बच्चों क्या हाल चाल है। फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक और नई क्लास जिसमें हम करते हैं फिजिक्स के PYQ। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ सब। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए क्या है, नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस में 300 केल्विन पर ध्वनि की गति का अनुपात क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया कि VRMS जो होता है गैस के लिए वो तो कितना होता है 3RT/MW। लेकिन अगर वही चीज़ आप साउंड के लिए करना चाहते हो तो यहाँ आ जाएगा बेटा क्या, गामा। क्या आ जाएगा, गामा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हीलियम दोनों ही कैसी गैस होती हैं बेटा, अलग अलग टाइप की। यानी नाइट्रोजन होती है डाईएटॉमिक N2 और हीलियम होती है मोनोएटॉमिक He। तो दोनों का गामा जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, डिफरेंट आएगा। ठीक है। दूसरी बात, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी क्या आएगा, डिफरेंट। लेकिन दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम। तो उसको हम काम में नहीं लेंगे, जो चीज़ सेम होती है उसको काम में नहीं लेते। अब यहाँ पर दोनों के गामा का हमें क्या करना है बेटा, रेशियो करना है। तो जैसे गामा N2 और गामा हीलियम की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो गामा हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए 7/5 और इसके लिए हो जाएगा 5/3। वहीं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो नाइट्रोजन अकेला होता है तो 14 पर N2 है तो कितना हो जाएगा 28। और हीलियम के लिए बात करूं तो वो हो जाएगा मेरे पास 4। अब बस मुझे क्या करना है, VN2/VHE कर देना है बेटा। तो गामा रखेंगे हम N2 का 7/5 और मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे कितना 28। ऐसे ही हीलियम का गामा रखेंगे 5/3 और मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे कितना 4 और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट। तो ये कट जाएगा देखो, ठीक है। तो 3/25, 3/25 यानी कि √3/5 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखो अधिकतम जो वेलोसिटी होती है, वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता और मीडियम जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, जितने डेंस होगा उतनी ही तेज साउंड की आपको स्पीड मिलेगी। तो सबसे डेंस हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर स्टील है, सबसे सघन माध्यम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी राशि अन्य राशियों से भिन्न है, मतलब कौन सा वाला डिफरेंट है ये हमको ढूंढना है। तो जैसे वेलोसिटी, वेवलेंथ, आवर्ती और आयाम। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ की तो मैं इसको मेजर करूंगा किसमें, मीटर में। ठीक है। आयाम एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो इसको भी मेजर करूंगा मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेकंड इनवर्स में और ये होगी मीटर पर सेकंड में। तो तीनों कहीं ना कहीं डिस्टेंस से कनेक्टेड है, लेकिन फ्रिक्वेंसी का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वायु में ध्वनि का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। शुष्क वायु में आर्द्र वायु से अधिक, दाब के अनुक्रमानुपाती, ताप के अनुक्रमानुपाती और वायु के दाब पर निर्भर नहीं करती। तो देखो सबसे पहली चीज़ प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज़, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, साउंड की कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों आपके गलत हो गए और सही कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ एयर, ताप के साथ बढ़ता है, नहीं, ताप के साथ क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, हॉट करोगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों का गमन होता है क्योंकि माध्यम में निम्न गुण होते हैं। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो हो गई हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये तो हो गई बेटा ट्रांसवर्स कुछ इस तरीके से, और ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वेव की उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो कुछ इस तरीके से, और अगर उसके परपेंडिकुलर हो तो ये ट्रांसवर्स हो जाती है। अब रीज़न क्या है, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो देखो जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लो होगी तो प्रेशर का थोड़ा दिक्कत आएगा। कहीं पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, कहीं पर प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगी किस पे बेटा, इसकी संपीड़ितता पे, कंप्रेसिबिलिटी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरित होता है, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट लिक्विड, सॉलिड, गैस
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें ट्रांसवर्स गैस की वेलोसिटी वेव की बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंगों की। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर वेव एक्स एक्सिस पे होगी तो उसके वाइब्रेशंस वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से चलेंगे। तो लिक्विड में, ठोस में और गैस में, तीनों में ही हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से प्रोपेगेट किस में होती है बेटा? लिक्विड्स में होती है। बेस्ट एग्जांपल वाटर में जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग गति इतनी है, दो बिंदुओं की दूरी जिन पर तरंग कलांतर 60 होती है। ए वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी आपको कितनी गिवन है बेटा? 500 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है। हैज वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपको गिवन है कितनी? 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट 60 डिग्री आउट ऑफ फेज इज, तो डेल फाई जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60, यानी कि पाई बाई 3। ठीक है। तो आपको फेज डिफरेंस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और एफ गिवन है। सबसे पहले आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी से आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा? 1/500 सेकेंड। ठीक है। अब हमको बात करनी है बेटा लैम्बडा की। तो लैम्बडा जो होगा क्या हो जाएगा? एफ लैम्बडा बराबर वी, यहाँ से हमारे पास लैम्बडा आएगा वी अपॉन में एफ करके, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 500। ठीक है। इससे वेवलेंथ आ गई। अब यहाँ पर डेल फाई हमें दे रखा है, हम क्या निकाल लेंगे बेटा? डेल एक्स निकाल लेंगे। तो डेल एक्स कितना आता है हमेशा? डेल फाई इंटू लैम्बडा अपॉन 2 पाई के बराबर, यानी कि पाई अपॉन 2 पाई 3 और इंटू लैम्बडा। तो ये लैम्बडा पाई से पाई कैंसिल, यानी कि लैम्बडा बाई 6। तो अब देखो आप कि ये जो डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है, इतनी कवर करने में कितना टाइम लगता है? 1/500 सेकेंड्स। ठीक है। तो हमको कितनी कवर करनी है? देखो लैम्बडा में टाइम लग रहा है कितना? टी। तो 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा? टी बाई लैम्बडा, यानी कि हमें कितनी चाहिए? लैम्बडा बाई 6। तो हम क्या लिख देंगे? टी अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। किसमें? मीटर में, उसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो कंपित स्वरित प्रगामी तरंगे उत्पन्न करते हैं जो क्रमशः टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव, ये और ये प्रति मिनट उत्पन्न विस्पंदों की संख्या होगी, नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर मिनट। तो देखो यहाँ पर बीट्स की अगर बात चल रही है तो आप दोनों की फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस निकालो सबसे पहले। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप लिखोगे ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये जो 500 पाई और 506 पाई दे रखा है, ये किसको दिखाता है बेटा? ओमेगा को। ओमेगा कितना होता है बेटा? 2 पाई एफ के बराबर। अब यहाँ पर कितना है? 500 पाई इक्वल्स टू 2 पाई F1। पाई से पाई कैंसिल कर दो, F1 आपके पास आ जाएगा कितना? 250। ऐसे ही 506 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई F2। पाई से अगेन पाई कैंसिल कर दो, हाफ करोगे 253 आ जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी में गैप कितने का आया बेटा? 3 बीट्स पर सेकेंड। तो यानी 1 सेकेंड में कितनी बीट बनेगी बेटा? 3। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 6 तिया 18, यानी कि 180 बीट बन जाएगी इन ए सिंगल मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगामी तरंग में इन स्टेशनरी वेव निस्पंदों पर विकृति अधिकतम होती है, प्रस्पंदों पर मैक्सिमम नोड्स, strain is maximum on nodes, strain is maximum on antinode, strain is minimum at nodes और एम्पलीट्यूड इज 0 एट द ऑल पॉइंट्स। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। बहुत ही सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पर्टिकुलर सिचुएशन ऑन बोथ द साइड ऑफ ए नोड। तो देखो कुछ इस तरीके से स्टेशनरी वेव आपके पास बनेगी। इन पॉइंट्स को बोलेंगे नोड और इनके बीच में जो मैक्सिमा आएगा उसको बोलेंगे एंटी नोड। यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस हमेशा कितनी होती है बेटा? लैम्बडा बाई 2। अब ये क्या पूछ रहा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल सिचुएटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ ए नोड। तो यहाँ और यहाँ दो पार्टिकल्स हैं,
तो यहाँ पर लेमड़ा बाई टू का गैप आ रहा है, यानी डेल एक्स जो है आपके पास कितना है बेटा, लेमड़ा बाई टू। हम लिख देंगे डेल फाई अपॉन टू पाई बराबर डेल एक्स अपॉन में लेमड़ा। तो डेल फाई अपॉन टू पाई इक्वस टू डेल एक्स की जगह लेमड़ा बाई टू इंटू ये लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो गया, तो डेल फाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, पाई आ जाएगा। और पाई का मतलब कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 180 डिग्री का। चलिए आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। स्टेशनरी वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी, डजंट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, हैव नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो देखो नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं और एनर्जी का कभी ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि स्टेशनरी वेव कब बनेगी, जब दो पॉइंट्स बीच में होंगे और दो वेव्स एक दूसरे पे क्या कर जाएंगी, ओवरलैप, तो एनर्जी कभी आगे जा नहीं पाती। तो बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an empty vessel is partially filled with water, then the frequency of vibration of air column in the vessel। तो देखो एक खाली पात्र में कुछ पानी भर दिया जाता है, तो पात्र के वायु स्तंभ में कंपनों की आवृत्ति ये अपने पास इस तरीके से है। अब इसमें बनेगी सबसे पहले ये, ठीक है। अगर इसको खाली रखते आप तो कुछ ऐसी बनती। अब यहाँ पर ये जो L है, L डैश, और ये पूरा हमने ले लिया L सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लो, लेमड़ा बाई फोर यानी लेमड़ा बाई टू हो जाएगी, और ये सिर्फ लेमड़ा बाई फोर होगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो गई बेटा, कम हो गई, तो फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। The fundamental node produced by a closed organ pipe is of frequency f. The fundamental node produced by an open organ pipe of same length will be। तो जैसा मैंने पहले बताया ये क्लोज पाइप है, यहाँ हो गया आपके पास कितना, लेमड़ा बाई टू, सॉरी लेमड़ा बाई फोर, और ओपन पाइप में यही हो जाएगा कितना, लेमड़ा बाई टू के बराबर। ये L और ये भी L। अब V बराबर हम क्या लिखते हैं, F इंटू लेमड़ा। तो यहाँ पर जो लेमड़ा आएगी इस वाले में वो कितनी आ जाएगी, 4L इंटू F1 इंटू इक्वस टू V। वेलोसिटी क्या रहेगी साउंड की, सेम। इस वाले में अगर आप करोगे तो V इक्वस टू F2, L का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2L, यानी कि V अपॉन 2L तो क्या हो जाएगी F2, और यहाँ से V अपॉन 4L क्या हो जाएगी बेटा, F1। तो यहाँ पर ये जो F1 आ रहा है और जो F2 आ रहा है इसको कंपेयर कर लो आप। तो F2 अगर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, V बाई टू, और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से, तो क्या बन जाएगा, ये F1 बन जाएगा। तो कह रहा है कि द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस बाय क्लोज ऑर्गन पाइप, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप था जिसके लिए हम कितने ले रहे हैं, F1 ले रहे हैं, ठीक है। इसको F मान लो। द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप जो कि F2 है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 2F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। A soap bubble is given a negative charge then its radius। तो आप किसी भी सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दो या पॉजिटिव चार्ज दो, हमेशा वो क्या करेगा बेटा, एक्सपेंड करेगा, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपके अब 12th के क्वेश्चंस चालू हो चुके हैं, 11th के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश Q को दो भागों में Q1 तथा Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा। देखो जब आप एक ही चीज को दो चीजों में बांटते हो तो आप यहाँ फोर्स निकाल रहे हो, और फोर्स क्या होगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अब हम बात कर रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 जो है वो किसके बराबर होगा, Q के, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, मान लो कि Q कितना था, 10 था। अब मैंने एक को रखा 1 कूलाम और दूसरे को रखा 9 कूलाम, तो कितना आया आंसर, 9। मान लो इसको 2 और इसको 8 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 16। ऐसे ही इसको 3 और 7 कर दूंगा तो 21 आ जाएगा, 4 और 6 कर दूंगा तो 24 आ जाएगा, और 5 और 5 कर दूंगा तो 25 आ जाएगा। अब इसके आगे जाऊंगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 4, तो बात तो वही हो जाएगी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कब मिला हमें, जब हमने इसको हाफ किया। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों ही Q के क्या हो जाएंगे बेटा, हाफ हाफ के बराबर हो जाएंगे।
three charge 4q, capital Q and small q are in straight line in the position 0, L by 2, L respectively. The resultant force on Q will be 0 if। तो देखो यहाँ पर हमने लिया 0, यहाँ हमने रखा 4q, फिर उसके बाद हमने ले लिया कितना L by 2, यहाँ रख दिया कैपिटल Q और यहाँ ले लिया हमने L और यहाँ रख दिया स्मॉल q। तो इस पे हमें चार्ज को क्या करना है, जीरो करना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, L हो गई, ठीक है। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों रिपल्शन करेंगे, तो यहाँ लग जाएगा कितना K 4q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब अगर मुझे जीरो करना है तो मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो पहली बात तो पॉजिटिव नहीं होगा, कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। अब मुझे इस तरफ फोर्स कितना मिलेगा, के क्यू अपॉन एल और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, तो दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि 4k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर के। ये देखो कैंसिल आउट हो गए भैया, तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू क्या आ गए, बराबर, और कैसे होंगे, नेगेटिव। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Out of gravitational, electromagnetic, van der Waals, electrostatics and nuclear force, which two are able to provide an attractive force between two neutrons? तो जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है बेटा, जीरो, न्यूट्रल होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हटा देंगे, न्यूक्लियर फोर्स सही रहेगा और ग्रेविटेशन भी फोर्स सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशन एंड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वंडरवॉल्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि वंडरवॉल्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जबकि न्यूट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उस पर वंडरवॉल्स काम नहीं करता। There are two metallic spheres of same radius, but one is solid and other is hollow. Then, ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोलाकार की अधिक आवेश दिया जा सकता है, दोनों को समान दिया जा सकता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास दो मेटल के स्फीयर हैं, तो दोनों किसके हैं बेटा, मेटल के। अब वो सेम रेडियस के भी है, एक सॉलिड एक होलो है, क्योंकि वो मेटल के हैं तो दोनों के चार्ज कहाँ रहेगा बेटा, सरफेस पे, और दोनों की रेडियस तो सेम है, तो दोनों का सरफेस भी, एरिया भी क्या आएगा, सेम, और सरफेस एरिया सेम है तो दोनों का चार्ज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one metallic sphere A is given positive charge where another identical metallic sphere B of exactly same mass as a of A is given equal amount of negative charge, then। तो देखो यहाँ पर A को तो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और B को नेगेटिव, यानी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, और दोनों पे अमाउंट क्या है, चार्ज का सेम, दोनों का मास भी क्या था, सेम। A और B दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे। तो देखो जिसको आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो आपको क्या देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास इंक्रीज हो जाएगा, और जिस पे आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कराओगे आप, रिलीज। तो जब आप रिलीज कराओगे तो मास क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। तो A इज गिवन टू द पॉजिटिव चार्ज, तो A का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और B को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ A एंड B स्टिल रिमेन सेम, गलत है, ठीक है। मास ऑफ A इंक्रीज नहीं, उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, तो B का मास इंक्रीज होगा और A का मास डिक्रीज होगा। यहाँ ऑप्शन में एक ही करेक्ट मिला हमें। Two charges are at a distance d apart if a copper plate of thickness d by 2 is placed between them। तो देखो कॉपर क्या है बेटा, कॉपर एक कंडक्टर है, मेटल है, और मेटल्स जब आप बीच में रख दोगे चार्ज के तो फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी भी थिकनेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charge capital Q. The system of the three charge will be in equilibrium if Q is। तो यहाँ पर देखो कैपिटल Q है और यहाँ पर देखो एक और कैपिटल Q है, ठीक है। इनके मिड पॉइंट पे मैंने स्मॉल q को रख दिया। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का क्या मतलब है बेटा, कि इस पे लगने वाला फोर्स नेट जीरो ही आएगा,
तो यहाँ पर इन पे दोनों में रिपल्शन लगेगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जबकि यहाँ मुझे इस तरफ लगाना पड़ेगा तो इसको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो या तो इन दोनों में से कोई होगा, ये तो नहीं होंगे। आगे देखो तो यहाँ लगने वाला फोर्स हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई आर बाई 2 था तो आर स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए भैया, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को इक्वल पुट कर दो आप, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है, के से के कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा क्यू और इधर क्या बचेगा 4q। तो यानी कि जो आपने स्मॉल क्यू रखा है वो कितना है, क्यू बाई 4 है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा दोनों में से। Two charge sphere of radius 10 and 15 are connected by a thin wire. No current will flow if they have. तो अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर है, चार्ज चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों का अगर पोटेंशियल बराबर है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल सेम होना जरूरी है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पोटेंशियल ऑफ बोथ इज सेम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो शेल है वो, यानी कि अंदर उसके मास नहीं है, तो चार्ज सारा कहाँ रहेगा, उसके सरफेस पे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों ही कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये रहा, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 is charged so that the potential on its surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere. तो यहाँ पर मेटल वर्ड आ गया। मेटल कंडक्टर होता है और कंडक्टर में कभी अंदर चार्ज नहीं जाता, और जहाँ चार्ज नहीं होता वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो सेंटर पे भी कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।